dear students, welcome to my YouTube channel PCM Classes. My name is प्रांशु अग्रवाल एंड जैसे कि हमने अपने YouTube चैनल पर नीट का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और जिसमें से मैंने आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज हमारा ये 4th लेक्चर है। 3 लेक्चर में हमने एक टॉपिक कवर किया था, बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, कि भाई हम फिजिक्स के जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूलों की वजह से हमारा न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाता है। तो फिर उन सबको सिखाने के लिए मैंने आपको 3 लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता चुका हूँ। इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल एंड वेक्टर्स रह गए हैं, तो मैंने आपसे कहा है कि मैं उनको आगे कंटिन्यू करूंगा। जब भी उनका यूज होगा मैं तभी आपको समझाऊंगा। एंड आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना फिजिक्स का चैप्टर 1, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट आज हमारा लेक्चर नंबर है 4, लेक्चर 4। चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। एक्चुअली में 2 चैप्टर मिलाकर के एक चैप्टर बनाया गया है। यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड अलग है एंड मेजरमेंट अलग है, बट हम जानते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। बेसिक डेफिनेशंस एंड बहुत ज्यादा बेसिक है, जिसमें से नीट में बिल्कुल कुछ नहीं आता है। बहुत कम चांसेस होते हैं, लगभग 0.something% चांसेस होते हैं नीट में कुछ पूछे जाने के उस चैप्टर में से। तो इसलिए मैं उस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा नहीं कराने वाला हूँ। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर जो है उसमें बहुत ज्यादा नहीं हम करेंगे, क्योंकि उसमें से नीट में क्वेश्चन बहुत नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं कि वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है वहां से, इसलिए मैंने आपको फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है उसके नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं। आप वहां से जाकर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं डेफिनेशंस को। बेसिक डेफिनेशंस हैं और कुछ भी नहीं है। एंड सेकंड थिंग, जो भी डेफिनेशंस इस चैप्टर में दी गई हैं वो फिजिक्स से ही रिलेट करती है। मतलब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे फोर्सेज के बारे में दिया गया है तो फोर्सेज के बारे में हमें आगे पढ़ना ही है, तो फिर हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमें पढ़ना ही है। फोर्सेज बीच बीच में आते रहेंगे। अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन वगैरह के बारे में बताया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी हम पूरी फिजिक्स में आगे पढ़ने ही वाले हैं, तो यहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, और अगर किसी को पढ़ना भी है तो नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए, आप वहां पे जाकर के इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। एंड सेकंड चैप्टर है अपना मेजरमेंट। आज हम मेजरमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। मेजरमेंट में देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल में दे देता हूं। आपने गेहूं खरीदा या आटा खरीदा। आटा मान लीजिए आपने आटा खरीदा। आपने आटा खरीदा 1 kg। तो आप जिसको भी बताओगे आप यही बताओगे कि मैंने 1 kg आटा खरीदा है। आप ये नहीं कह सकते कि 1 खरीदा है। अब ये 1 कुछ भी हो सकता है। अगर आपने खाली 1 बोला है कि 1 आटा, तो 1 आटा कुछ नहीं होता, 1 कुछ भी हो सकता है। फिर वो 1 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकता है, 1 क्विंटल भी हो सकता है एंड 1 टन भी हो सकता है। हम देख रहे हैं कि साथ में अगर हमें किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने की जरूरत है तो साथ में ये लास्ट वाली चीज जरूर लगानी पड़ रही है हमें, नहीं तो बिना इसके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जा रहा है कि भाई 1 क्या है, 1 ग्राम है, 1 किलोग्राम है, 1 क्विंटल है या 1 टन है। तो ये जो लास्ट वाली चीज है इसको हम बोलते हैं यूनिट। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो हमारा न्यूमरल आंसर है, ये हमारा मैग्नीट्यूड कहलाता है, एंड ये हमारी यूनिट कहलाती है। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2
उसकी यूनिट। अगर आप यूनिट नहीं बताओगे तो बहुत ज्यादा मिसकंफ्यूजन हो जाएगा और मेजरमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा विदाउट यूनिट। अगर आपने यूनिट स्पेसिफाई नहीं की है तो आप गलत हो, क्योंकि विदाउट यूनिट कभी भी मेजरमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। जैसे डिस्टेंस की बात कर ले, डिस्टेंस में 1 किलोमीटर होता है। अगर आप 1 बोलने लगो, किसी से कह दो कि 1 डिस्टेंस या कुछ भी डिस्टेंस के रिगार्डिंग 1 कह दो, तो इसका मतलब 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 मील भी हो सकता है, 1 फुट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने वहां यूनिट स्पेसिफाई नहीं की है। तो यूनिट जो है, जैसे आपने मुझे बताया 1, तो मैं अपने हिसाब से यूनिट सेट कर दूंगा। हो सकता है मैं मीटर मान लूं, किलोमीटर मान लूं, मील मान लूं या फुट मान लूं। ठीक है, तो ये बात मुझे लगता है आपको क्लियर हुई होगी कि किसी भी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 यूनिट। मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरल आंसर होता है, जो भी आप न्यूमेरिकली शो करते हैं वो हमारा मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के बारे में आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आपको यूनिट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिट के बारे में। यूनिट 2 तरीके की होती है। नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट्स, एंड नंबर 2 derived यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स एंड derived यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है देखते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो किसी क्वांटिटी के लिए पहले से ही फिक्स कर दी जाती हैं। पहले से ही साइंटिस्ट द्वारा फिक्स्ड है कि भाई ये क्वांटिटी इसी में मेजर की जाएगी, इसी यूनिट के साथ मेजर की जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। जैसे डिस्टेंस है, कोई क्वांटिटी आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपने कहा 2, तो इसकी यूनिट फिक्स है कि भाई या तो ये किलोमीटर में होगा, या मीटर में होगा, या फुट में होगा, या जहां भी आप चाहें उसमें हो सकता है। ठीक है, ये फिक्स्ड है कि भाई इसकी यूनिट हमने कहीं से डेराइव नहीं की है, किसी भी चीज का यूज करके ये यूनिट हमने निकाली नहीं है, ये हमें साइंटिस्ट ने बता दी कि भाई डिस्टेंस का हम जो यूनिट लेंगे वो मीटर, किलोमीटर या मील या फुट हम ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमने कहीं से इसका यूज करके निकाल दिया। अब आप कहेंगे कि सर यूज कैसे करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसकी स्पीड की यूनिट कैसे पता लगेगी हमें? देखो ऊपर क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर या किलोमीटर या मील या फुट में। मैंने मान लिया मीटर में मेजर कर रहे हैं। नीचे क्या है टाइम, टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड्स में। तो स्पीड की जो यूनिट आ जाएगी ना, ये वाली, ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड। अब आप देख सकते हो कि हमने जो स्पीड कैलकुलेट की है, हमने जो स्पीड की यूनिट कैलकुलेट की है वो डिस्टेंस और टाइम का यूज करके की है। तो इसको ये हमें साइंटिस्ट ने नहीं बताया, ये हमें उन्होंने नहीं बताया कि भाई स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, ये तो हमने खुद से डिराइव किया कि भाई स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, तो स्पीड की यूनिट होनी चाहिए मीटर अपॉन सेकंड, जिसको हम मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की यूनिट्स को बोला जाता है डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स, तो डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके डेराइव किया जाए। देखो हमने फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके ही किया है। मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है, सेकंड्स भी फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है, इन दोनों यूनिट का यूज करके हमने स्पीड की यूनिट निकाली, तो उसको हमने बोला डेराइव्ड यूनिट्स। क्लियर हुआ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स में डिफरेंस?
फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो हमें साइंटिस्ट द्वारा पहले से ही फिक्स्ड कर दी गई हैं, बट डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके डेराइव कर सकते हैं एंड हम उस किसी भी क्वांटिटी की एसआई यूनिट या यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है, यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अभी हम देख लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में और थोड़ा सा डीप में। तो हमारे पास 7 तरीके की फंडामेंटल यूनिट्स हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनको हमें याद रखना है। उन्हीं की हेल्प से बाकी हम सभी चीजों की यूनिट्स निकाल सकते हैं। वो 7 कौन कौन सी हैं? पहली है डिस्टेंस यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट है। सेकंड आपकी टाइम की यूनिट है। थर्ड आपकी मास की है यूनिट। फोर्थ आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की है। फिफ्थ आपकी टेम्परेचर की है। सिक्स आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है। एंड सेवेंथ आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी यूनिट्स अगर हमें पता हो तो बाकी सभी क्वांटिटीज की यूनिट्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इन 7 क्वांटिटी की यूनिट्स का पता लगाने के बाद हम बाकी दुनिया में जो भी क्वांटिटी होगी उसकी यूनिट हम अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी स्पीड की कैलकुलेट की थी, वैसे ही किसी भी क्वांटिटी की यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मैं अभी बताऊंगा आगे किस तरीके से की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, एक आपने नाम सुना होगा बहुत ज्यादा, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। मैं मान सकता हूं आपने अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं, 9th-10th पढ़ रखा है, और हो सकता है आप ड्रॉपर हो तो आपने 11th-12th भी पढ़ रखा हो। तो एसआई यूनिट के बारे में तो आपने जान ही रखा होगा। एसआई यूनिट वो यूनिट्स होती हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। जैसे 2 कंट्रीज कभी भी आपस में बिजनेस करती हैं, कोई भी डील करती हैं, 2 कंट्रीज आपस में कोई भी डील करती हैं, तो उन्हें एसआई यूनिट में अपना बिजनेस करना होता है। वैसे हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग यूनिट्स होती हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग यूनिट्स बनाई हुई हैं। लेकिन अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना है या इंटरनेशनल लेवल पर कोई डील करनी है तो हमें एसआई यूनिट्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एसआई यूनिट एक ऐसी यूनिट का सिस्टम, ऐसा सिस्टम है यूनिट्स का कि भाई वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है एंड इस सिस्टम को पूरी इंटरनेशनली पढ़ाया जाता है। पूरी दुनिया में यही सिस्टम ऐसा है कि जो पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। बाकी बहुत सारे सिस्टम्स हैं यूनिट्स के जो हर एक कंपनी का अपना हर एक कंट्री का अपना अलग अलग है। वो मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से सिस्टम्स ऐसे हैं जो अपने अपने अलग अलग कंट्रीज ने बना रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एसआई यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं। एसआई यूनिट की फुल फॉर्म होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। इंटरनेशनल यूनिट्स यानी कि इंटरनेशनली जो यूनिट्स हमें पढ़ाई जाती हैं वो एसआई यूनिट कहलाती हैं। तो अगर इन बेसिक क्वांटिटीज की, इन 7 बेसिक क्वांटिटीज की या फंडामेंटल क्वांटिटीज की एसआई यूनिट हमें पता लग जाए तो बाकी सभी क्वांटिटीज की एसआई यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन 1 मिनट। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड्स, एस से इसको डिनोट किया जाता है। और मास की होती है किलोग्राम, केजी से इसको डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की होती है ओम, ओम का सिंबल ये होता है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन और इसको कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल, केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, अभी थर्मोडायनेमिक्स आएगा तो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आएंगी तो इसकी यूनिट होती है मोल।
एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। ये इसके सिंबल है। तो ये 7 बेसिक क्वांटिटीज के बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज की एसआई यूनिट्स हैं। अगर ये वाली 7 की 7 यूनिट्स हम याद कर लेते हैं, याद करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इनको आप बहुत आसानी से विद इन 1 मिनट अभी याद कर सकते हैं। तो अगर ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स को हम याद कर लेते हैं तो हम इससे आगे फिर जो भी यूनिट हमें डेराइव करनी पड़ेगी, जो भी यूनिट के बारे में हमें पढ़ना है, वो हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, उनकी यूनिट्स को डेराइव किया जा सकता है। जैसे अभी मैंने स्पीड की निकाल के दिखाई थी। अभी अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी हमने स्पीड की या वेलोसिटी की कैलकुलेट की थी एसआई यूनिट, उसकी आई थी मीटर पर सेकेंड। तो ऊपर वेलोसिटी है तो ऊपर वेलोसिटी की एसआई यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड। अपॉन में टाइम है, तो टाइम की एसआई यूनिट आ जाएगी सेकेंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड अपॉन सेकेंड। इक्वल का साइन यहाँ, अपोजिट के भी अपॉन के भी अपॉन वाला सबसे ऊपर हो ये यहाँ, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम आपको? अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनकी एसआई यूनिट्स हमें याद होनी चाहिए। इनकी एसआई यूनिट्स याद होने से हम हर एक डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसकी कैलकुलेट की है वैसे ही आप किसी भी क्वांटिटी की एसआई यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं फोर्स की एसआई यूनिट मुझे कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, अच्छा, किसी भी यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए उसका फॉर्मूला हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F = ma होता है। F = ma। F = m की, m क्या है यहाँ पर? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला ये होता है। मास की एसआई यूनिट क्या होती है? kg। तो kg मल्टीप्लाई ए क्या है? एक्सेलरेशन। और ए की अभी हमने निकाल रखी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये हमने नहीं निकाल रखी होती अभी तो फिर ये हमें निकालनी पड़ती, ये हम डेराइव करनी पड़ती, ठीक है। अभी हमने डेराइव कर रखी है तो सीधे लिख दिया kg इंटू एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ही एसआई यूनिट हो गई फोर्स की एसआई यूनिट हो गई। अब आप कुछ कहोगे कि सर फोर्स की एसआई यूनिट तो न्यूटन होती है। न्यूटन बिल्कुल होती है न्यूटन, लेकिन ये एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में है, ठीक है। दोनों ही एसआई यूनिट है, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है एंड ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में है, ठीक है। तो इस आप फोर्स की दोनों यूनिट्स में से कोई सी भी यूनिट लिख सकते हैं, आपकी गलत नहीं मानी जाएगी, क्लियर। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट बेसिक क्वांटिटीज एंड या फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। इसको चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो। अच्छा, इसके बारे में मैं बता दूं, इस चैप्टर के बारे में आज मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दी हुई हैं, 3 पीडीएफ्स हैं आपकी, जिसमें नंबर 1 फिजिकल वर्ड की पीडीएफ है, जिसमें फिजिकल वर्ड के नोट्स हैं, टाइप किए हुए नोट्स, एंड सेकंड पीडीएफ में मेजरमेंट वाले नोट्स हैं, एंड थर्ड पीडीएफ अभी मैं बताऊंगा जब आगे लेक्चर कंटिन्यू होगा तो मैं बताऊंगा कि थर्ड पीडीएफ में मैंने क्या आपको प्रोवाइड कराया है, ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर है अपना मेजरमेंट, आज एंड कल 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। इसका असाइनमेंट पूरा कल प्रोवाइड करा दूंगा, आज कोई भी असाइनमेंट आपको प्रोवाइड नहीं कराया गया है, ठीक है। सो ये कहते हैं मेजरमेंट हो गया।
सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। अभी मैंने बताया हर एक कंट्री अपनी अलग अलग यूनिट्स का सिस्टम लेकर के चलती है, तो वो कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो मेनली यूज किए जाते हैं। तो नंबर 1 है आपका सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। नंबर 2 है आपका एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड नंबर 3 है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। 4th है आपका एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि भाई जो ऐसी यूनिट्स होती हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होती हैं। हम इंटरनेशनली अगर बिजनेस करेंगे तो इन तीनों में से कोई सी भी सिस्टम यूज नहीं कर सकते, हमें यही वाला सिस्टम यूज करना पड़ेगा एसआई यूनिट्स का, क्योंकि इंटरनेशनली यही एक्सेप्टेबल है। बाकी विद इन कंट्रीज अगर हम किसी भी कंट्रीज के साथ डील करते हैं, मतलब विद इन कंट्री के अंदर ही डील करते हैं, तो कोई सी भी सिस्टम हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंटरनेशनली हमें एसआई यूनिट्स को ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सीजीएस सिस्टम यूनिट्स, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस का मतलब है कि भाई सीजीएस सिस्टम में हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में यूज करेंगे, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। जी का मतलब है मास को ग्राम में करना पड़ेगा यूज। एंड टाइम को सेकंड्स में, ठीक है। ये बन जाता है हमारा सीजीएस यूनिट। जब हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड्स में यूज कर देते हैं, तो वो जो यूनिट निकल के आती है वो हमारी सीजीएस यूनिट होती है। क्लियर। जब हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, एंड तो जो यूनिट निकल के आती है, जो यूनिट डिराइव होकर के आती है, वो हमारी सीजीएस यूनिट कहलाती है। क्लियर। जैसे हमने अभी किया था मीटर पर सेकेंड स्पीड इज इक्वल टू, अगर ये मीटर पर सेकेंड तो है तो ये हो गई एसआई यूनिट, ये हो गई आपकी एसआई यूनिट। लेकिन अगर आपने डिस्टेंस को मीटर में न रखकर सेंटीमीटर में पुट कर दिया और टाइम को सेकंड्स में कर दिया, तो ये कहलाएगी फिर सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। क्लियर। अगर हम डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में पुट करते हैं, तो हमारी जो यूनिट बनती है वो हमारी सीजीएस यूनिट फॉर्म होती है। क्लियर। आगे चलते हैं। अब हमारी आती है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एमकेएस में क्या होगा, आप डिस्टेंस को पुट करोगे मील्स में, मास को पुट करोगे केजी में, एंड टाइम को पुट करोगे आप सेकंड्स में। अगर आप ये चेंजेस कर देते हैं, डिस्टेंस को मील में पुट कर देते हैं, मास को केजी में पुट कर देते हैं, एंड टाइम को सेकंड्स में पुट कर देते हैं, जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, तो हमारी जो यूनिट डिराइव होकर के आती है वो हमारी एमकेएस सिस्टम कहलाती है, या एमकेएस यूनिट कहलाती है। ठीक है। एमकेएस यूनिट्स का मतलब है डिस्टेंस को आप मील में पुट करोगे, टाइम मास को आप केजी में पुट करोगे, एंड टाइम को आप सेकंड्स में यूज करोगे। क्लियर। सो ये कहलाती है हमारी एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट होती है आपकी एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें क्या होता है, इसमें आप डिस्टेंस को फुट में, मास को पौंड में,
एंड टाइम को सेकंड्स में पुट करोगे, टाइम को सेकंड्स में पुट करोगे। अच्छा, ये तीन ही चीजें क्यों बताई जा रही है हर एक क्वांटिटी में, हर एक सिस्टम में? डिस्टेंस, मास, टाइम, ये इसलिए बताई जा रही है क्योंकि मैक्सिमम यूनिट्स डेराइव करने में हम यही 3 यूनिट्स का यूज करते हैं। अगर इन 3 यूनिट से ज्यादा कुछ भी यूज किया जा रहा है तो आप वो ऐसा यूनिट में ही रखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे कहीं टेम्परेचर की टर्म आ जाती है और उसकी मुझे सीजीएस यूनिट निकालनी है, तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, टाइम सेकंड्स में, और जो टेम्परेचर वाली टर्म है उसको केल्विन में ही रखना पड़ेगा। इन 3 के अलावा कोई भी टर्म आएगी तो उसकी एसआई यूनिट ही आपको पुट करनी पड़ेगी, तभी आपको सीजीएस, एमकेएस या एफपीएस सिस्टम मिलेगा। क्लियर है? तो एफपीएस सिस्टम में आपको डिस्टेंस फुट में पुट करनी पड़ेगी, मास पॉन्ड में, एंड टाइम सेकंड्स में पुट करना पड़ेगा। तो ये है हमारा एफपीएस सिस्टम। अच्छा, एक चीज और है नीट का, इसमें से नीट बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, पूछ सकता है। सो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये हमारा होता है। ऑप्शंस में दे सकता है नीट, कह सकता है कि भाई हमारा एफपीएस सिस्टम है, उसमें बताओ हमें डिस्टेंस किस में मेजर करनी चाहिए, और ऑप्शंस दे देगा, सभी डिस्टेंस की यूनिट होंगी तो वो सही होगा। अगर एफपीएस सिस्टम में आपको डिस्टेंस मेजर करनी है तो फिर फुट में करनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये है सब बेसिक एसआई यूनिट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। 7 तरीके की एसआई यूनिट्स हैं बेसिक वाली, वो 7 की 7 आपको याद होनी चाहिए, कैंडेला, मोल वगैरह सब कुछ। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट्स, एंड यूनिट्स में से बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाने वाला है। आगे जो अपना अगला जो टॉपिक आ रहा है उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, नीट में 100% पूछा जाएगा। सो आगे वाला जो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं उसको अब आप वीडियो को स्किप ना करें बिल्कुल भी, तो ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई अगर हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीख लिया, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीख लिया, तो आप डायमेंशनल में, डायमेंशंस में एक्सपर्ट हो गए। नहीं, गलत है ये बात, क्योंकि डायमेंशन से सीधा क्वेश्चन आ भी जाता है नीट में, नहीं भी आता। अगर सीधा क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आपको घुमा करके पूछ लिया जाता है, जो कि डायमेंशन का ही यूज करके की जाती हैं। पहला होता है चेकिंग दी फॉर्मूला, चेकिंग दी करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक करना कि भाई हमें जो फॉर्मूला गिवन है वो सही है या गलत है। सेकंड आपका होता है डेरिवेशन, डेरिवेशंस फॉर न्यू क्वांटिटीज। ये 2 काम हमारे डायमेंशंस का यूज करके किए जाते हैं, और दोनों में से कोई सा भी यूज आपका नीट में पूछ लिया जाता है। पहला आपको फॉर्मूला दे देंगे और कहेंगे कि बताओ ये फॉर्मूला सही है या गलत है, या ऐसा भी कर सकते हैं ऑप्शंस में 4 फॉर्मूले दे देंगे, 4 में से पूछेंगे कोई सा एक सही है या कोई सा एक गलत है, बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है, तो वो बता देंगे। एंड आपसे कोई नया फॉर्मूला पूछेंगे कि भाई ये चीज है यहाँ वेरी कर रही है, इस हिसाब से डिपेंड कर रही है, तो बताओ उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला डेराइव करने को भी आ सकता है और फॉर्मूला चेक करने को भी आ सकता है। तो डायमेंशंस के ये दोनों बहुत बड़े यूज हैं, जिनमें से आपको ये 3 चीजें बोर्ड पर लिखी हुई हैं। ये 3 चीजें बोर्ड पर लिखी हुई हैं, तीनों में से लगभग 2 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं नीट में। अगर 2 नहीं मिलता तो मिनिमम 1 क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटेड है। नीट ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि डायमेंशंस में से क्वेश्चन ना पूछा हो। सो अगर आपको ये क्वेश्चन स्किप नहीं करना है तो ये वाला लेक्चर भी स्किप ना करो, क्योंकि
ये टॉपिक लगभग आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे चलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर आपने अभी तक डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल मैं बेसिक से बता रहा हूं। अच्छा, इसमें एक थर्ड चीज और होती है, डायमेंशंस में थर्ड चीज होती है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, इसका नीट में कोई यूज नहीं है, इसका नीट में कोई भी यूज नहीं है। सो आप बेकार में टाइम वेस्ट ना करें। ये वाला कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के नाम से जो आपको टॉपिक गिवन है, ये इसमें आप टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इसका नीट में कोई भी यूज नहीं है। नीट में जो यूज है, इन दोनों का यूज है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक करना है या आपको नया फॉर्मूला डेराइव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज। डायमेंशनल फॉर्मूला को हम जो लिखते हैं, किसी भी क्वांटिटी को 7 बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करना ही एक, या 7 बेसिक यूनिट्स में या 7 बेसिक क्वांटिटीज की यूनिट्स में ही रिप्रेजेंट करना एक डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखना होता है। जैसे हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ कैपिटल एम से, डिस्टेंस या लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ एल से, एंड टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर टी से। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और उसके अंदर एम, एल, टी और इनकी कुछ पावर्स होती हैं। ये पावर्स मैंने मान ली ए, बी, सी। तो ये जनरल फॉर्म है डायमेंशनल फॉर्मूला की, जनरल फॉर्म ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर? जनरल फॉर्म ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। सो अब आगे देखते हैं कि हमें क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने कैसे हैं, किस हिसाब से लिखने हैं। क्लियर? नंबर 1, जैसे आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का लिखना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। सो हमें पता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला एम, एल और टी की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ एम क्या है? मास। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कहीं भी मास नहीं होता, मास की पावर 0, क्योंकि मास है ही नहीं यहाँ पर। एल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अभी मैंने बताया था, ये 3 चीजें बताई। मास को कहते हैं एम से, लेंथ या डिस्टेंस को कहते हैं हम एल से, और टाइम को कहते हैं टी से रिप्रेजेंट। तो देखो यहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो एक एल होना चाहिए, तो एल की पावर 1। टाइम, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में कोई भी टाइम नहीं होता, टाइम की पावर 0। तो ये होगा m0 L1 t की पावर 0, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली L की पावर 1, क्योंकि m 0 है और t 0 है। ठीक है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई है अभी आपको, तो 1 मिनट रुको, सब कुछ क्लियर होने वाला है। टाइम में खाली क्या होगा? टाइम होगा m और l, मास और लेंथ दोनों ही 0 होंगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मास में m होगा खाली, l और t 0 होंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m1 L0 T0। ठीक है, ये 3 बेसिक फॉर्मूलाज हो गए, ये तो आपको बेसिकली पता होने चाहिए। ठीक है, इससे अगर हम आगे की बात करें, इससे आगे की थोड़ी अगर हम बात करते हैं, जैसे स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी का
डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे हम लिखेंगे। तो देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी का। अब हमें जैसे यूनिट्स लिखने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डिस्टेंस का बताइए, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल। डिस्टेंस का क्या होता है, एल, क्योंकि डिस्टेंस में खाली लेंथ होती है, ना ही मास होता, ना ही टाइम होती है। अच्छा, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, टी, दोनों की पावर 1 1 होगी। ठीक है, अब हम इस वाले टी को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, एल तो ऊपर ही रहेगा, टी नीचे से ऊपर गया है तो इसकी पावर हो जाएगी -1। हमें पता है अपॉन से अगर डिनोमिनेटर से चीजों को न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उनकी पावर के साइन अपोजिट हो जाते हैं। जैसे यहाँ टी की पावर 1 था पॉजिटिव, लेकिन ऊपर जाने के बाद टी की पावर -1 हो जाएगा। इसको ये भी लिख सकते हैं, और अगर पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो m 0 है, l 1 है और t -1 है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया आपका स्पीड के लिए। दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड और वेलोसिटी। क्लियर? अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और चीजों की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे फिफ्थ है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में क्या होगा, अब हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि ऊपर वेलोसिटी वाली टर्म्स है, तो ऊपर किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, वेलोसिटी का। क्या है, L1t-2, ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन टाइम। तो अपॉन में टाइम का फॉर्मूला आना है। टाइम का फॉर्मूला होता है कैपिटल टी, सॉरी ये -1 है। टाइम का फॉर्मूला है कैपिटल टी, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब हम इसको सोल्व कर देंगे। ये टी नीचे से ऊपर ले जाओ, क्या बनेगा, L1t-1 इंटू टी -1। हमें पता है जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो जब पावर्स को ऐड करेंगे तो t-1 कितना हो जाएगा, t-2। ये हो गई एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L1t-2। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। क्लियर? इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हमें उस क्वांटिटी का फॉर्मूला पता है। तो ये वाला फॉर्मूला पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप अपने आप निकाल सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। सिक्स क्वांटिटी अगर हम माने फोर्स का निकालना है, फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए F = ma। अच्छा, ऐसा नहीं जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं वही वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूले, किसी भी फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूला आप लिख लेना फोर्स का, और उससे क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करके फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे यहाँ मुझे मास और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करना है, उसको सोल्व करूंगा, मेरा फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। वैसे ही आप कोई भी फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूले में बाकी चीजों के डायमेंशनल फॉर्मूले पुट कर दो, जिस भी चीज का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है उस वाली चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका आ जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पर मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो मैं यहाँ मास और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दूंगा, मुझे एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे m फॉर मास, और मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m, a
ए यानी कि एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मैंने निकाल रखा है m0 L1 t माइनस 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो m L1 t माइनस 2, ठीक है। अच्छा, अगर सोल्व करना है तो और आसान हो जाएगा, इसको देखो ही मत। देखो अगर आप अब देखोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला बनता हुआ नजर आएगा mlt माइनस 2, ठीक है। सो आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला f इज इक्वल टू एम में। तो अगर आपको क्वांटिटीज का बेसिक फॉर्मूला पता है, सो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट्स दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हो। पहले मैंने बताया था कि यूनिट्स की एसआई यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है किसी की भी क्वांटिटी की, एंड अब मैं बता रहा हूं किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेन बात है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वहां से उसकी एसआई यूनिट भी पता चल जाएगी एंड आपको वहां से डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता चल जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला, अच्छा अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसका न्यूमेरिकल भी आसानी से कर पाओगे, ठीक है। एक फॉर्मूला याद करने से आपके इतने सारे फायदे हो रहे हैं, तो आपको फॉर्मूलाज याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि नीट में किसी ना किसी चीज की डायमेंशन जरूर पूछी जानी है, इंटेंसिटी वगैरह में से वो किसी चीज की पूछते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस मैंने आपको नोट्स में दिए हैं, वो अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको यूज करनी है, ठीक है। सो ये वाली डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो मैं फिर दोबारा बता दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वॉल्यूम का मुझे निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला, किसी का भी वॉल्यूम है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे निकालना है। तो डायमेंशनल वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, साइड का क्यूब, क्यूब का अगर हम वॉल्यूम निकालें तो साइड का क्यूब। अच्छा, साइड क्या है ये? साइड क्या है? एक तरीके से डिस्टेंस होती है, साइड भी लेंथ, साइड भी क्या होती है? लेंथ होती है। तो साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L, और अगर पावर 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। ये हो गया वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर मैं एरिया का निकालूं, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल, अच्छा एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। साइड को हम लेंथ में मेजर करते हैं और लेंथ की डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L। तो L और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। ठीक है जी। जो फॉर्मूले में जहां स्क्वायर होगा वहां स्क्वायर लगा देंगे, जहां क्यूब होगा वहां क्यूब लगा देंगे, ठीक है। सो ये था हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, हम किस तरीके से किसी भी क्वांटिटी का डेराइव कर सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जो अभी मैंने यूजेज बताए थे डायमेंशनल फॉर्मूला के, अब हम वो यूजेज करेंगे। पहले हम चेक करना सीखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला गिवन है वो सही है या गलत है, एंड देन हम उसका डेरिवेशन करना भी सीखेंगे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो लगभग पूछा जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे निकालना है। तो अब मुझे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड देन मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकता हूं। सो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो G है, यही G क्या कहलाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस वाले G की मुझे डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है, तो मैं इस फॉर्मूले को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, G इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, ठीक है। ये G मैंने यही रखा, बाकी चीजें इधर ट्रांसफर कर दी, क्लियर। अब मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, देखता हूं कैसे निकलेगा। F का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने निकाला है m1 L1 t माइनस 2, ठीक है।
इंटू आर। आर क्या है यहाँ, रेडियस या डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में। तो आर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल, और इसका स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर कर दिया, अपॉन एम, मास। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम होता है, इसका भी एम होगा। दोनों M1 M2 का डायमेंशनल फॉर्मूला एम होगा। क्लियर। अब पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। देखो ऊपर एम एक ही एम है तो M1, एक एल ये है, दो एल ये है, कितना हो जाएगा 3L। नीचे 2M है तो M2 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये M1 L3T-2, ये M2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो M-2 हो जाएगा। और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो M+1 M-2 क्या बनेगा, M-1। तो M-1 L3T-2, ठीक है, M-1 L3T-2। क्लियर है। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा आ गया, और ये कई बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, इसीलिए मैंने ये पर्टिकुलर आपको निकलवाया है। ठीक है, इसको अपने पास लिख कर रख लो, M-1 L3T-2। क्लियर। आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट भी पूछी जाती है कभी कभी, यूनिट भी देख लीजिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट, ऐसा यूनिट। अच्छा, ये जो फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था ना, F=G(m1m2/r²), ये आपने 9th में पढ़ रखा होगा ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में। अगर आपने 9th में नहीं पढ़ा है और 11th में अभी आप आए हो तो फिर थोड़ा सा पेशेंस रखो इस वाला फॉर्मूला पढ़ने के लिए। अभी हम ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां ये वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो गुड, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में हम ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे, वहां इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी दोबारा से लिखेंगे। ठीक है, सो आगे देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट, एसआई यूनिट। तो अब मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई यूनिट कैलकुलेट करनी है, उससे पहले मुझे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया था, कैपिटल G F(r²/m1/m2). ये हमारा जनरल फॉर्मूला है कैपिटल G का। अब मुझे इसकी एसआई यूनिट्स कैलकुलेट करनी है, तो मैं इन सबकी एसआई यूनिट्स को यहाँ पुट कर दूंगा एंड देन सोल्व कर दूंगा, मुझे अपना एसआई यूनिट मिल जाएगी। सो फोर्स की एसआई यूनिट होती है kg इंटू मीटर/सेकंड²। ठीक है, आर क्या है, रेडियस, यानी कि एक तरीके की आपकी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर² अपॉन kg इंटू kg। 1 kg से 1 kg कैंसिल, यहां आपका होगा मीटर/सेकंड² इंटू मीटर² अपॉन kg। इसको मैं लिख सकता हूं मीटर³। ये kg यहां पहुंचेगा तो मीटर³ अपॉन kg/सेकंड²। ठीक है, kg इंटू सेकंड²। इसको अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मीटर³ इंटू kg/सेकंड²। ठीक है, ये हो गई हमारी एसआई यूनिट। अच्छा, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो जनरली न्यूटन की टर्म में लिखी हुई होती है, तो इसको हम न्यूटन की टर्म में भी कर सकते हैं। कैसे, फोर्स को पुट करो न्यूटन में, एंड रेडियस को, डिस्टेंस क्या हो गई मीटर² अपॉन kg इंटू kg। न्यूटन मीटर²/kg²। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर²/kg²। ठीक है, तो ये दोनों तरीके की यूनिट हो गई, विदाउट न्यूटन भी है और एक न्यूटन में भी है। ठीक है, दोनों ही ऐसा यूनिट कहलाएंगी इसकी। अच्छा, अब बात आती है कि कभी कभी हमको एग्जाम में ऐसा यूनिट दे देते हैं, ऐसा यूनिट गिवन होती है और हमसे कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। हाउ वी कैन कैलकुलेट डायमेंशनल फॉर्मूला यूजिंग एसआई
यूनिट्स। एसआई यूनिट्स का यूज करके हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, अभी जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी का हमें डायमेंशनल यूनिट दे रखी है। यूनिट मान लीजिए मीटर क्यूब पर केजी पर सेकेंड स्क्वायर। सो देखते हैं मीटर क्यूब, मीटर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की, और डिस्टेंस को लेंथ में मेजर करते हैं। इसका मतलब एल क्यूब, लेंथ एल। केजी मास यानी कि m-1। सेकेंड यानी कि टाइम t-2। इसको ठीक से लिखो तो m-1 L3 t-2। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, क्लियर। सो m-1 L3 t-2 ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो हम ग्रेविटेशनल मतलब सॉरी किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे दो में से कोई एक चीज पता होनी चाहिए। या तो उसकी एसआई यूनिट पता हो तो मैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकता हूं, अदरवाइज मुझे उसका फॉर्मूला पता हो तो वहां से भी मैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकता हूं। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया कि भाई एसआई यूनिट का यूज करके डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, या फॉर्मूला का यूज करके डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, सो ये था हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, सो आगे देखते हैं अब हम अब आगे हमारा टॉपिक आता है चेक दी करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक करना एंड फॉर्मूला का डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, डेरिवेशन फॉर न्यू फॉर्मूला। नए नए फॉर्मूलों के लिए उनका डेरिवेशन भी डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके किया जा सकता है। क्लियर है। अभी टाइम लिमिट की वजह से हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों टॉपिक फिर ऐसे हैं जो कंटिन्यू चलने चाहिए। अगर बीच में ब्रेकेज हुआ तो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, सो इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपको कल मिलेगा। ठीक है, इन दोनों कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारा कल का लेक्चर मिस ना करें। और आपसे मैंने एक चीज कहा था कि मैंने थर्ड पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई है, उसमें थर्ड पीडीएफ में कुछ भी नहीं है, वो एनसीईआरटी की पीडीएफ है। एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके आप एनसीईआरटी की बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एनसीईआरटी के सबसे लास्ट में जाएंगे, सबसे लास्ट पेज पर जाएंगे तो वहां बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको गिवन है, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। आप उन डायमेंशनल फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए, क्योंकि आपके नीट में कहीं से भी कोई सा भी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको एनसीईआरटी में बता दिया, एनसीईआरटी के सबसे लास्ट पेज पर आपको बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले गिवन है। फिजिक्स की एनसीईआरटी पार्ट 1 में लास्ट पेज तो नहीं, लास्ट पेज से एक दो पेज पहले कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला आपको गिवन है, वो डायमेंशनल फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिए। तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन डायमेंशंस का कर सकते हैं। उन डायमेंशनल फॉर्मूलाज को डेराइव करना सीख लीजिए, उनके बेसिक फॉर्मूलाज याद कर लीजिए। जो भी आप उसमें से याद कर सकते हैं आप याद कर लीजिए, क्योंकि डायमेंशनल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा वहां मैं आपको नीट में आए हुए क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपको पता लग सके कि डायमेंशंस से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सो डायमेंशंस को याद करना ना भूलें, वहां से याद कर लें। एंड फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।